नमस्कार, मैं पवन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं खबरें अब तक में। आज के शो में हम कुछ ऐसी खबरों का खुलासा करेंगे जिनका असर सिर्फ अखबारों की सुर्खियों तक नहीं बल्कि आपके सोचने के तरीके तक पहुंचता है। आज का शो न खबरों से जुड़ा है जिनके पीछे सिर्फ हेडलाइंस नहीं बल्कि छुपा हुआ एजेंडा है। जब मोहब्बत के नाम पर पत्थर चलें, जब मजहब के नाम पर आग भड़काई जाए, तो हम आपको बताएंगे कि इस इबादत की आड़ में बगावत कैसे पनपती है। और जब सियासत के सबसे ताकतवर मुस्लिम चेहरे आज जेल से छूटकर भी हाशिए पर दिखें, तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आजम खान की राजनीति का सूरज अब डूबने की कगार पर आ चुका है। और बिहार में मुसलमान वोटर क्या इस बार फिर नीतीश कुमार के साथ खड़े होंगे या उनकी सेकुलर छवि अब दरक चुकी है, इसका भी पर्दाफाश करेंगे। और अंत में सबसे दर्दनाक मुद्दा, जब खांसी की दवा बच्चों के लिए मौत का पैगाम बन जाए, तो हम आपको बताएंगे कि सिर्फ दवा नहीं, सिस्टम की रगों में जहर कैसे घुला हुआ है। तो आज हम सिर्फ सवाल नहीं उठाएंगे बल्कि खुलासे करेंगे, पर्दा उठाएंगे और जवाब मांगेंगे। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे वो सच आने वाला है जिससे जनता आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी के लोकतंत्र वाले बयान पर भाजपा का पलटवार, कांग्रेस में राजशाही जिंदा रखने का लगाया आरोप। कनाडा के उच्चायुक्त ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपा परिचय पत्र, भारत कनाडा संबंधों में नरमी की पहल। अगर पाकिस्तान नक्शे में रहना चाहता है तो आतंकवाद रोके, बोले आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी। कफ सिरप मौत मामले में बड़ा एक्शन, डॉक्टर फार्मिस्ट सस्पेंड। विजय की रैली में भगदड़ कारणों की जांच करेगी एसआईटी, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश। पुतिन का ट्रंप टैरिफ पर पलटवार, रूसी राष्ट्रपति ने जमकर की पीएम मोदी की तारीफ। सीएम नीतीश ने दी 77 पंचायत सरकार भवन और विवाह मंडप की सौगात, किसानों को 14.18 करोड़ का अनुदान। हरियाणा के पलवल से 2 जासूस गिरफ्तार, पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने का आरोप। दशहरे के बाद सस्ता हुआ सोना चांदी, 1,18,830 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ गोल्ड। हरे निशान पर बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स ने लगाई 227 अंक की छलांग, निफ्टी 24,800 के पार। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले अपने खास मुद्दे के बारे में। जब प्रेम के नाम पर नफरत भड़काई जाए, जब मोहम्मद के नाम पर पुलिस पर पत्थर फेंके जाएं और जब धार्मिक प्रदर्शन की आड़ में देशद्रोह की रणनीति चले, तब सवाल उठता है कि क्या ये इबादत है या बगावत। जी हां, उत्तर प्रदेश के बरेली से शुरू हुई आग अब देश के कई हिस्सों में पहुंच चुकी है, लेकिन एक राज्य ऐसा है जहां ये आग फैलने से पहले बुझा दी गई है और उसका नाम है उत्तर प्रदेश। और वजह है योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में 26 सितंबर को जुम्मे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के नाम पर भड़की हिंसा के मामले में मौलाना तौकीर रजा खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने अब तक 81 से अधिक गिरफ्तारियां, 2500 से ज्यादा लोगों को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है कि गजवा हिंद का सपना देखने वालों को नर्क का टिकट मिलेगा और ऐसे सबक सिखाए जाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां दंगा करने से पहले कई बार सोचेंगी। बरेली की इस घटना को पुलिस ने पूर्व नियोजित साजिश करार दी है। जांच में सामने आया है कि तौकीर रजा द्वारा प्रदर्शन का आह्वान प्रशासन से अनुमति लिए बिना किया गया था, जिसके बावजूद बड़ी संख्या में भीड़ ने उनके घर और दरगाह के बाहर जमा होकर नारेबाजी की। वहीं प्रशासन द्वारा लगातार जो कार्रवाई की जा रही है वो भी आप जान लीजिए। नफीस की 74 दुकानें सील, तौकीर समर्थक मोहसिन के घर चला बुलडोजर। सरकार ने तौकीर रजा से जुड़ी आर्थिक नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में भी कार्रवाई तेज की। तौकीर के करीबी नफीस की 74 दुकानें सील कर दी गई हैं। मोहसिन रजा के अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है।
तौकीर के संगठन और ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। 500 से अधिक संदिग्ध को चिन्हित कर निगरानी में रखा गया है। सीसीटीवी व सोशल मीडिया निगरानी से हिंसा फैलाने वालों की पहचान हो रही है। आपको बता दें, बरेली घटना को देखते हुए रामपुर, पीलीभीत, शाहजहानपुर, मुरादाबाद, बदायूं सहित कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं बरेली में 48 घंटे तक इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं ताकि अफवाहें और भड़काऊ सामग्री फैलाने से रोकी जा सकें। आपको बता दें, इसी साल जुलाई में बलरामपुर के छागुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के खिलाफ उत्तर प्रदेश एटीएस ने कार्रवाई की थी। वह दलित और गरीब लड़कियों का जबरन धर्मांतरण कर लव जिहाद जैसे मामले में संलिप्त था। छागुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू को गिरफ्तार किया गया था। वहीं इस पूरे विवाद पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का रुख नपे तुले और रणनीतिक अंदाज में नजर आया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पुलिस की मनमानी पर भी सवाल उठाए और तौकीर का नाम लेने से परहेज किया। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूरे घटनाक्रम पर चुप्पी साध रखी है। जाहिर सी बात है, योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अब सिर्फ प्रदेश की नहीं बल्कि राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गई है। जहां एक ओर कानून के तहत मुख्य सूत्रधारों पर सख्ती हो रही है, वहीं दूसरी ओर आम नागरिकों को फंसने से बचाने की रणनीति सरकार की नीति को संतुलित बनाती है। वहीं आई लव मोहम्मद जैसे नारों को भड़काऊ साजिश के लिए इस्तेमाल करने वालों पर उत्तर प्रदेश सरकार की सख्ती ने साफ संदेश दिया है कि धर्म के नाम पर अराजकता फैलाने की छूट अब नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई ने न सिर्फ हिंसा पर लगाम लगाई है, बल्कि ये भी सिद्ध कर दिया है कि सरकार अगर चाहे तो कानून व्यवस्था को सियासत की मोहताज नहीं रहने देती। क्योंकि आज सवाल मोहम्मद से मोहब्बत तक का नहीं, सवाल उस मोहब्बत के नाम पे हिंसा करने वालों का है जो तौकीर रजा जैसे कट्टरपंथी मौलवी अब कानून के शिकंजे में हैं। लेकिन उनकी सोच तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक समाज उस सोच को पहचानना और ठुकराना न सीखे। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल सिर्फ ईंट और पत्थर पर नहीं चला, बल्कि कट्टरपंथ, डर और षड्यंत्र की दीवारों पर भी चला। और ये दीवारें जितनी जल्दी गिरेंगी उतनी ही जल्दी ये देश सच्चे सामाजिक सौहार्द की ओर बढ़ेगा। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कभी उत्तर प्रदेश की सियासत में मुस्लिम चेहरे के रूप में पहचाने जाने वाले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की राजनीतिक वापसी को लेकर अब बड़े सवाल उठने लगे हैं। करीब 2 साल बाद जेल से बाहर आए आजम खान भले ही 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव से मिलने जा रहे हैं, लेकिन ना अब उनकी पुरानी पकड़ बची है और ना ही वैसा राजनीतिक रसूख। इसी मुलाकात के अगले दिन यानी कि 9 अक्टूबर को बसपा प्रमुख मायावती की रैली भी होने जा रही है, जिससे सियासी पारा और चढ़ गया है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव की ये टाइमिंग कहीं ना कहीं आजम खान के संभावित बसपा की ओर झुकाव को रोकने की रणनीति हो सकती है। आपको बता दें, 2012 में बनी सपा सरकार में आजम खान का रसूख इतना था कि उन्हें अखिलेश यादव से भी ज्यादा ताकतवर माना जाता था। लेकिन 2022 में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद पार्टी में अखिलेश यादव का एक छत्र शासन स्थापित हो गया और आजम खान धीरे धीरे हाशिए पर चले गए। हाल के वर्षों में पार्टी ने रामपुर लोकसभा सीट और मुरादाबाद जैसे उनके मजबूत गढ़ों में उनकी गैर मौजूदगी में भी चुनाव जीत लिए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में तो आजम खान के विरोधी महमुल्लाह को टिकट देकर पार्टी ने साफ कर दिया कि अब इसे आजम खान की जरूरत नहीं रह गई है। आपको बता दें, आजम खान पर करीब 100 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। 2023 में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र केस में उन्हें 7 साल की सजा हुई। 2024 में जबरन घर खाली कराने के मामले में 10 साल की सजा मिली। इन सजाओं के कारण आजम खान 6 साल तक चुनाव लड़ने से अयोग्य हो चुके हैं। अब तक 10 मामलों में उन्हें सजा हो चुकी है और कई अन्य मुकदमे चल रहे हैं। जाहिर है उनकी राजनीतिक सक्रियता अब जमानत और कोर्ट की तारीखों के बीच सीमित होकर रह गई है। वहीं दूसरी तरफ 77 वर्षीय आजम खान की लंबी जेल यात्रा ने उनकी सेहत को भी गहरी चोट दी है।
हृदय संबंधी बीमारियां, किडनी संक्रमण और उम्र संबंधी दिक्कतें अब उन्हें रैलियों, सभाओं और प्रचार से दूर कर रही हैं। 23 सितंबर को रिहाई के बाद डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी है। कभी उनके तेज तर्रार भाषणों से पार्टी में मुस्लिम यादव वोटर जुड़ते थे, लेकिन अब वे भी बीते कल की बात लगती है। ऐसे में अब सवाल ये है कि अखिलेश यादव आजम खान से मिलने में इतना वक्त क्यों ले रहे हैं। 22 सितंबर को जेल से रिहा होने के बाद 16 दिन तक कोई संपर्क नहीं और 8 अक्टूबर को जाकर मुलाकात, वह भी तब जब अगली सुबह मायावती की रैली है। दरअसल अफवाहें तेज थीं कि आजम खान की पत्नी ने मायावती से मुलाकात की है और बसपा की ओर झुकाव दिखाया है। अगर आजम खान बसपा की ओर जाते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। हकीकत यह है कि आजम खान के पास अब वो जनाधार नहीं बचा जो मायावती को सियासी फायदा दिला सके। वहीं भीम आर्मी और AIMIM जैसी पार्टियां आजम खान को मुस्लिम मुद्दों पर मुखर चेहरा मानकर जोड़ना चाहती हैं, लेकिन उनकी कानूनी स्थिति और गिरती सेहत उन्हें सीमित कर रही है। जाहिर है आजम खान की राजनीति अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां ना तो उनके पास पुराना जनाधार है, ना वैसी राजनीतिक ऊर्जा। मुकदमे, सजा, बढ़ती उम्र और गिरती सेहत ने उन्हें लगभग राजनीतिक हाशिए पर पहुंचा दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी भी अब उनके बिना आगे बढ़ना सीख चुकी है। अखिलेश यादव का आजम खान से मिलना राजनीतिक शिष्टाचार भर हो सकता है, लेकिन कोई नई राजनीतिक शुरुआत नहीं। ऐसे में साफ है सियासत की इस नई तस्वीर में आजम खान अब किंग मेकर नहीं बल्कि सिर्फ एक पुरानी याद बनते जा रहे हैं। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। बिहार में हर चुनाव से पहले एक सवाल बार बार उठता है कि इस बार मुसलमान वोटर किसके साथ खड़े होंगे, खासकर जब बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी जनता दल यूनाइटेड की हो। क्या वो फिर से अल्पसंख्यक खासकर मुसलमानों का भरोसा जीत पाएंगे या फिर इस बार उनकी सेकुलर छवि पर सवाल उठेंगे। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी तो बड़े आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि मुसलमानों का तिलक NDA के माथे पर ही लगेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये दावे सच हैं या बस चुनावी जुल्मेबाजी। आखिर क्या बिहार के मुसलमान इस बार भी अपनी पुरानी पसंद से मोहभंग होकर नई राह पकड़ेंगे या फिर उनकी सेकुलर राजनीति की दीवारों के लिए ये आखिरी मौका होगा अपने झंडे को ऊंचा करने का। चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और जानते हैं कि बिहार की सियासत में मुसलमानों का ये निर्णायक फैसला कितना बड़ा होगा। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हमेशा एक ऐसा नेता के तौर पर देखा गया है जिसकी छवि संघ या भारतीय जनता पार्टी के कट्टर हिंदुत्व से अलग धर्मनिरपेक्षता के करीब रही है। उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए कई योजनाएं भी चलाई हैं, जैसे मदरसों के शिक्षकों को वेतन देना, छात्रावास बनवाना, कर्मगाहों की सुरक्षा और मस्जिदों के लिए सुविधाएं देना। लेकिन यही नेता बार बार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाता रहा है। इस गठबंधन ने कई बार उनकी सेकुलर छवि को झटका दिया है। मुस्लिम समाज में नाराजगी भी बढ़ी है। वक्फ बोर्ड सुधार, मदरसों की हालत और सीमांचल जैसे पिछड़े इलाकों में विकास की धीमी रफ्तार को लेकर कई मुस्लिम संगठनों ने सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, कई बार बड़े मुस्लिम संगठन नीतीश के इफ्तार कार्यक्रमों में भी शामिल होने से इनकार कर चुके हैं और यह इशारा करता है कि अल्पसंख्यकों का भरोसा पूरी तरह से वापस नहीं आया है। वहीं सीमांचल और दरभंगा जैसे इलाकों के कुछ मुस्लिम नेताओं का मानना है कि नीतीश की विकास योजनाएं अच्छी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन ने उनके भरोसे पे चोट पहुंचाई है। वहीं पंचायत स्तर पर कुछ लोग ये मानते हैं कि शिक्षा, छात्रवृत्ति और नौकरी के मामले में उन्हें फायदा मिला है, इसीलिए पूरी तरह भरोसा टूटा नहीं है। जाहिर है अब चुनाव नजदीक है और इस बार असली परीक्षा यही होगी कि मुसलमान वोटर किसे अपना विकल्प चुनते हैं। परंपरागत रूप से वे RJD, कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों के साथ जुड़ रहे हैं। अगर NDA या JDU उन्हें ये भरोसा दिला पाए कि उनके विकास और सुरक्षा की गारंटी है तो चुनाव में बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन अगर विपक्ष सर्कुलर छवि में दरार और गहरा करा दे तो ये नीतीश के लिए नुकसानदेह साबित होगा।
मंत्री विजय कुमार चौधरी का दावा कि अल्पसंख्यक समाज एनडीए के साथ है, चुनावी रणनीति के लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन इसका असली असर तभी होगा जब ये योजनाएं जमीन पर दिखाई पड़ें। अगर ये दावे केवल प्रचार तक सीमित रह गए तो सर्कुलर छवि और नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बिहार के मुसलमान फिर से नीतीश कुमार के साथ खड़े होंगे या इस बार वे नए विकल्प को तलाशेंगे? क्या नीतीश की सेकुलर छवि राजनीति बचा पाएंगे या भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन को इससे भी कमजोर कर देंगे? ये चुनाव इस बात की जवाबदेही लेकर आएगा। जाहिर है बिहार की राजनीति में मुसलमान वोटर की ताकत और उनकी सोच को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस बार की लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं बल्कि विश्वास की भी होगी। नीतीश कुमार और उनकी जेडीयू की चुनौतियां आसान नहीं हैं। क्या ये चुनावी दावों से आगे बढ़कर असली बदलाव दिखा पाएंगे? यही तय करेगा कि 2025 के चुनाव में मुसलमान किसके साथ रहेंगे, और अगर ये भरोसे से खेलेंगे तो इसका खामियाजा भी भुगतना होगा। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। जिस दवा से राहत मिलती थी वही मौत का पैगाम बन गई। दो राज्य एक जैसी त्रासदी और सवाल कि क्या हमारी सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था मासूमों की जान लेने पर उतर आई है? खांसी जुकाम जैसे मामूली लक्षणों के बाद जिन बच्चों ने दवा ली वो अब इस दुनिया में नहीं है। सवाल ये नहीं कि सिरप में क्या था, सवाल ये है कि सिस्टम में क्या नहीं था। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और राजस्थान के भरतपुर, सीकर जिलों में खांसी की सिरप पीने के बाद अब तक 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं, 11 घरों की उजड़ी हुई दुनिया की तस्वीर है। हर मौत एक चीख है जो सिस्टम की लापरवाही को पुकार रही है। छिंदवाड़ा में बुखार और सर्दी से पीड़ित बच्चों की हालत लगातार बिगड़ती गई, जहां अब तक 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, बच्चों को प्राइवेट डॉक्टर से सिरप लिया था और सभी डॉक्टरों को निर्देश दिए गए थे कि वायरल केस सीधे सरकारी अस्पताल भेजें, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 9 मासूमों की सांसें सिरप के साथ ही थम चुकी थीं। वहीं भरतपुर जिले में 2 साल के बच्चे की मौत ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। इससे पहले सीकर जिले में 5 वर्षीय बच्चा भी ऐसी ही हालत में अपनी जान गंवा चुका था। दोनों ही मामलों में डॉक्टरों ने कहा कि सिरप पीने के बाद किडनी फेल हुई थी। अब स्वास्थ्य विभाग सिरप के 19 बैचों पर रोक लगा चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन मासूमों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? इस पूरे मामले ने सिर्फ आम लोगों को नहीं बल्कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की नींव को हिलाकर रख दिया है। दवा वितरण प्रणाली, सरकारी अस्पतालों की निगरानी व्यवस्था, डॉक्टरों की सलाह की गुणवत्ता सब अब कटघरे में है। सरकार जांच करवा रही है, रिपोर्ट आने वाली है, बैच बंद करा दिए गए हैं, लेकिन सवाल वही का वही खड़ा है कि क्या इन मासूमों की मौत के बाद ही सिस्टम जागेगा? कब तक हम अपने बच्चों की सेहत को फ्री दवा योजना के भरोसे छोड़ते रहेंगे? अब वक्त आ गया है कि सिरप की हर एक बूंद की जांच हो और सिस्टम के हर उस छेद को बंद किया जाए जहां से जहर टपकता है, क्योंकि सवाल सिर्फ दवा का नहीं, बच्चों की जान का है और उससे बड़ा कोई और मुद्दा हो ही नहीं सकता। तो आज आपने देखा कि कैसे एक के बाद एक सामने आई 3 बड़ी खबरें। सिर्फ घटनाएं नहीं थी बल्कि वो 3 सवाल थे जिनका जवाब हम सबको मिलकर तलाशना होगा। बरेली से निकली आग और आई लव मोहम्मद के नाम पर भड़की हिंसा ने यह दिखा दिया कि अगर सरकार सख्त हो तो दंगों को रोका जा सकता है। और सबसे ज़्यादा झकझोरने वाली खबर, खांसी के सिरप ने मासूमों की मौत। ये हादसे नहीं, ये सिस्टम की जानलेवा लापरवाही के सबूत हैं। खैर, आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।